होता है। एंगल ऑफ डेविएशन का लेस डेंसिटी और मोर डेंसिटी से रिलेट नहीं। कॉन्सेप्ट हमारे क्लासिकल पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। ये जो एनर्जी हम लोग ऐसी एनर्जी, यहाँ पे एक चीज जो कि अगर हम हीटिंग इफेक्ट और कौन से हम लोग बच्चों किरचॉफ लॉ के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। जिसके लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। पहले हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमने एक एग्जांपल ले रखा है, एक नेटवर्क लिया है जिसमें मैंने 3 सेल कंसीडर कर रखा है, एक 6 वोल्ट का, एक 10 वोल्ट का और एक 8 वोल्ट का। और साथ में मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का और एक 4 ओम का। और इस नेटवर्क में हमें कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज ए पॉइंट जंक्शन एंड दिस इज बी जंक्शन। ए जंक्शन और बी जंक्शन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हम लोग किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं अपने सर्किट के उन प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें हमको किसी ब्रांच से करंट को कैलकुलेट करना हो या फिर पूरे सर्किट में, इंटायरली सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड को निकालना हो। तो करंट के कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किरचॉफ्स के करंट लॉ को भी और वोल्टेज लॉ को भी। साथ में हम लोग ये भी जाने कि किरचॉफ्स का यूज करके हम किसी सर्किट के 2 टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तीसरा चीज हम लोगों को यह जानना है कि किरचॉफ्स का एप्लीकेशन, किरचॉफ्स लॉ का हेल्प लेके हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट के निकालेंगे। तो इन तीनों चीजों को हम समझने वाले हैं, जिसमें पहला जो चीज हमको समझना है बहुत इंपॉर्टेंटली वो ये कि हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और 2 टर्मिनल ऑफ द सर्किट विच इज गिवन टू अस। सो टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट we just need to follow the simple step which help us to conclude the result. अब ये सिंपल स्टेप है क्या, हमको करना क्या है? तो इस प्रॉब्लम में हम उसी चीज को समझने वाले हैं कि कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन पता करेंगे। तो जनरली बच्चों, जैसे हमें ऐसे प्रॉब्लम मिलते हैं किरचॉफ्स के लॉ के बेसिस पे, सबसे पहले हमारा पहला इंटेंशन होना चाहिए कि हम सर्किट के जंक्शंस के नेमिंग कर ले। तो सर्किट के जंक्शन की नेमिंग करने के लिए मैंने ये पॉइंट, ये सारे जंक्शन हैं, इन सारे जंक्शन पॉइंट को मैं कुछ टर्म से, कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं इसको मान लेता हूं कि इसको मैंने कह लिया P पॉइंट, इसको Q पॉइंट, इसको R नहीं लेते हैं क्योंकि R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस भी होगा, S और T। और साथ में 2 पॉइंट्स तो हमें पहले से मेंशन है, जंक्शन A और जंक्शन B। तो पहला स्टेप क्या है कि हम सर्किट के डिफरेंट जंक्शन को आइडेंटिफाई करके उसकी नेमिंग कर लेंगे। वो मैंने कर लिया। देयर आफ्टर अब हम सर्किट में एज्यूम करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो यहां पे एज्यूम्शन करने के लिए हमने देखा है कि हमारे पास 3 डिफरेंट सेल लगे हुए हैं। 3 डिफरेंट सेल लगा हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि पहले तो कि ये 6 वोल्ट का सेल जो है वो कुछ करंट भेज रहा है और उस करंट की मैग्नीट्यूड को मैं x कंसीडर कर लेता हूं। क्या है? x डाले के इसको हम I1 करंट मान लेते हैं। लेट I1 करंट पास हो रहा है फ्रॉम सेल 6 वोल्ट। 6 वोल्ट सेल सप्लाई I1 करंट। अब ये I1 करंट P से A की तरफ जाएगा और हम यहां से देखेंगे कि 8 वोल्ट का भी एक सेल करंट सप्लाई कर रहा है और 10 वोल्ट का भी एक सेल करंट सप्लाई कर रहा है। तो हम यहां पे ये I1 करंट इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये हम अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन को हम साइडलाइन करके एक एजम्पशन कर लेंगे, खुद से एज्यूम कर लेंगे कि क्या होगा डायरेक्शन। अगर एजम्पशन हमारा गलत होगा तो जिसके लिए हम किरचॉफ करंट लॉ में देखे थे कि डायरेक्शन ऑफ करंट को जो हमने एज्यूम किया है वो अगर वो सर्किट पे के बेसिस पे हमारा एजम्पशन गलत होता है तो उसका जो हम करंट कैलकुलेट करते हैं उसका साइन नेगेटिव आ जाता है। तो जैसे ही नेगेटिव साइन हमारे पास आएगा किसी भी करंट के कैलकुलेशन में, हमको यह मान लेना है कि हमने जो सर्किट में करंट को कंसीडर किया था उस डायरेक्शन के तरफ करंट ना फ्लो होकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहां मैंने I1 करंट फ्लो होता हुआ कंसीडर कर लिया। पहला स्टेप कि हमने नेमिंग कर ली सारे जंक्शन की। दूसरा स्टेप कि हम एज्यूम करेंगे। नेमिंग करने के बाद पहला प्रोसेस है नेमिंग
ऑफ जंक्शन, पहला स्टेप नेमिंग ऑफ जंक्शन करने, क्योंकि हम पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। देयर आफ्टर हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को नहीं लिखेंगे, ये लिखना भी नहीं है, हम सॉल्यूशन जब एग्जाम में करेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखना भी नहीं है। देयर आफ्टर एजम्पशन ऑफ करंट, एज्यूम करंट पासिंग थ्रू ब्रांचेस, करंट फ्लोज और पासिंग थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेज। अब देखा जाए तो हमने यहां पे एज्यूम किया है कि P और T वाला जो ब्रांच है उसमें करंट कितना पास हो रहा है, I1 करंट, और डायरेक्शन हमने किधर लिया है, P की तरफ, ये हमने एज्यूम किया है। उसके बाद ये करंट लेट मान लेते हैं कि यहां आने के बाद नीचे की तरफ जा रहा है A से B के तरफ, और ये जो करंट है वो मान लेते हैं I2 है, ये I2 करंट है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि PA ब्रांच में कितना करंट होगा बच्चों, अगर यहां से I1 करंट ऐसे P की तरफ जा रहा है तो यहां भी कितना करंट होगा, I1 करंट, और यहां करंट कितना आ रहा है, I2 करंट। उसके बाद इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा। तो ये फ्रॉम B, T, P और A जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो हमने एज्यूम किया है I1 है, और डायरेक्शन भी हम देख रहे हैं। उसी तरह से फ्रॉम A टू B जो कंसीडर किया है वो हमने कंसीडर किया है I2 है, ठीक है। अब हमारा ये हो सकता है कि हम ये ब्रांच में फ्रॉम A टू Q I3 करंट कंसीडर कर ले, बट लार्ज नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स जो अननोन है उनको नंबर्स बढ़ाने से हमारे पास इक्वेशन ज़्यादा बनेंगे, थोड़ा हम प्रॉब्लम को लेंथी बनाएंगे, टाइम टेकिंग बनाएंगे। इसलिए हम हमेशा एज्यूम करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अननोन जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो मिनिमम होने चाहिए। तो यहां हमने मान लिया कि I1 करंट यहां से गया, I2 करंट यहां आया, तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि A से Q की तरफ I3 करंट है, बट ये ना मान के हम यहां पे जंक्शन लगा सकते हैं एट जंक्शन A। तो दूसरा स्टेप क्या है, एज्यूम करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं कि एट जंक्शन A हम अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करें बाय KCL। अब किरचॉफ का करंट लॉ क्या है बच्चों, कि सम ऑफ करंट एंटरिंग एट एनी जंक्शन will equals to the sum of current leaving that junction। तो यहां देखा जाए जंक्शन A पे I1 करंट आ रहा है, I2 करंट जा रहा है, और हमने मान लिया कि लेट इस तरफ एक करंट पास हुआ है, तो वो करंट को मैं जाता हुआ कंसीडर कर रहा हूं जंक्शन से। सो ऐसे कंडीशन पे हम ये लिख सकते हैं कि इधर जाने वाला करंट क्या होगा। तो अगर I1 करंट आया है, I2 करंट इधर गया है, 5 लेट कंसीडर कर ले रहे हैं कि 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, 3 एम्पियर का इधर गया, तो इधर कितना जाएगा, सिंपल हम कहेंगे 2 एम्पियर का जाएगा। तो उसी तरीके से अगर x अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, y अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो तीसरे ब्रांचेस से x माइनस y अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। तो करंट I किस ब्रांच से हम लोग निकाले, फ्रॉम A टू Q, वो होगा I1 माइनस I2, ठीक है बच्चों। अब हमने देख लिया कि इस तरफ कितना करंट आ रहा है, I1 माइनस I2, यहां कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2, यहां कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2, और सारे ब्रांचेस में हमें करंट पता चल गया। तो हम एज्यूम कर लिए करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस, और एजम्पशन से हमें सारे ब्रांचेस में करंट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर डिफरेंट क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड और लूप, ठीक है। हम क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे डिफरेंट लूप के लिए। अब यहां हमको यह मालूम है बच्चों कि कितने नंबर ऑफ लूप हैं और कितने नंबर ऑफ लूप के लिए हमको KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना है। तो जनरली मैथमेटिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है कि नंबर ऑफ अननोन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन हमको बनाने हैं, बट यहां पे देखा जाए तो I1 और I2 दो अननोन है, अगर वो पता चल जाए तो हम आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पूरे सर्किट में सारे सेल की इंफॉर्मेशन है, सारे रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है, ब्रांच ऑफ करंट, इस ब्रांच से कितना करंट पास होगा इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, और किस बात से कितना करंट पास हो रहा है वो कितने अननोन है, I1 और I2 दो। तो इसका मतलब दो इक्वेशन हमें डिफाइन करनी होगी। अब दो इक्वेशन डिफाइन करनी है तो जनरली हम एक इक्वेशन किसका ले लिए, KCL का। ये हमने एक इक्वेशन बना लिया KCL का। KCL के इक्वेशन से हम थर्ड वेरिएबल जो था उसको सॉल्व कर लिए। तो जनरली यहां पे होना चाहिए था I1, I2 और I3,
बट हमने थर्ड जो I3 वैल्यू है करंट की, इस डायरेक्शन में जाने वाली I3 करंट जो है, उस I3 करंट को मैंने किसके टर्म्स में लिख लिया, I1 माइनस I2। मतलब मैंने क्या किया, 3 अननोन में से एक अननोन किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके हमने पा लिया। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ अननोन है हमारे पास, हमें KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप लॉ जो है वो n नंबर ऑफ अननोन है तो n-1 नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ लूप्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से देखा जाए तो यहां कितने वेरिएबल्स थे बच्चों, I1, I2 और I3, जिसमें I3 मतलब 3 वेरिएबल्स थे। 3 वेरिएबल्स थे तो KVL हमको कितने वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करने पड़ेंगे, दो लूप के लिए KVL अप्लाई करने पड़ेंगे। और एक जो थर्ड वेरिएबल है वो तो हम पता कर लिए। तो KVL का एप्लीकेशन हमेशा हम इस बात को याद रखेंगे कि n नंबर ऑफ अननोन है, अगर n नंबर ऑफ अननोन है तो जनरली n-1 नंबर ऑफ लूप्स के लिए हमको KVL अप्लाई करना पड़ेगा। n नंबर ऑफ अननोन अगर हैं तो n-1 के लिए लूप लॉ KVL अप्लाई करना पड़ेगा, और एक कहीं ना कहीं से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, KCL। ठीक है, तो अब यहां पे ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और धीरे धीरे रिजल्ट पालेंगे। तो अब यहां देखना है कि पहला जो लूप हम ले रहे हैं तो फॉर लूप, अब यहां पे हमारे पास देखा जाए तो हम डिफरेंट लूप्स बना सकते हैं बच्चों। एक लूप बना सकते हैं PABTP, ये वाला पार्ट। एक लूप बना सकते हैं पूरा PQSTP, और एक लूप बना सकते हैं दाहिने वाला पार्ट AQSBA। तो इस तरीके से हम 3 डिफरेंट लूप्स बना सकते हैं। अब इन तीनों डिफरेंट लूप में है, हमें जिस लूप को चाहते हैं एज पर आवर चॉइस हम उसे चूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लूप कंसीडर करता हूं P, ध्यान से देखेंगे, P A B T एंड P, ये लूप लिया हमने, लेफ्ट साइड वाला लूप लिया है। ठीक है, अब इस लूप के लिए हम P से स्टार्ट करेंगे। KVL अप्लाई करना हमने सीख रखा है। KVL में हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के दौरान के डायरेक्शन में अगर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अगर हमारी ट्रेवर्सिंग हो रही है तो रेजिस्टेंस के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा I इंटू आर, IR, और उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। बट ट्रेवर्सिंग के अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हम लोग पीछे डिस्कस कर रखे हैं रेजिस्टेंस के केस में। और सेल के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर नेगेटिव टर्मिनल सेल का इनकाउंटर होता है तो हमको पॉजिटिव साइन यूज करना है, और पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट इनकाउंटर होता है तो नेगेटिव साइन यूज करना है। ये हम पीछे लिख रखे हुए थे। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहले कहां चलना है हमको, P से A पे। P से A पे हमारे पास क्या है बच्चों, P से A पे चलते समय ये P से A की तरफ हम मूव किए। जैसे हमने लूप को रखा है अभी हम उसी तरीके से चल के देखेंगे। तो P से A के पास गए तो P से A में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस आ रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन क्या होगा, I इंटू आर। अब ये IR प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। आप मुझे ये बताना कि हमें जो IR यूज करना है वो प्लस का या माइनस का। आपको ध्यान देना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट P से A की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट यहां से आ रही है तो P से A की तरफ जाएगी, तो P से A की तरफ डायरेक्शन है, और हम ट्रेवर्स भी कैसे कर रहे हैं, P से A की तरफ। और अभी मैंने बताया कि अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो साइन कैसा यूज कर लेना है बच्चों, नेगेटिव साइन यूज कर लेना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, माइनस, करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है 5 ओम का। तो हम P से कहां पहुंचाए, A पे। अब A से हमको कहां चलना है, A से चलना है B पे। अब A से B पे आते समय बैटरी का कौन सा टर्मिनल इनकाउंटर हुआ हमारे पास, A से B पे आते समय बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर हुआ पहले। और हमने ये डिस्कस पहले कर रखा है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर होगा तो हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो यहां मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का है, इसलिए 10 लिख लिया। फिर आगे बढ़े और आगे हमारे पास क्या हुआ, रेजिस्टेंस इनकाउंटर हुआ बच्चों। A से B में सेल के बाद क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे करंट कितना जा रहा है, I2, और वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 4। तो I2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ I2, 4 टाइम्स ऑफ I2। और इसका साइन कैसा होगा, तो फिर से देखेंगे A से B की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट भी उधर ही है, इसलिए साइन कैसा होगा, नेगेटिव। देयर आफ्टर हम पहुंच गए B पे। अब B से T के बीच में कोई भी सोर्स और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। एंड देन T से P के बीच में, T से P के बीच में सेल लगा हुआ है, और सेल का कौन सा टर्मिनल इनकाउंटर हो रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव इनकाउंटर हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, +6,
और हम कहां पहुंच गए, P पे। इसलिए हमने क्या लिखा, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके ये इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना है कि इस इक्वेशन को अगर हम रेजिस्टेंस वाले पोर्शन को इधर ले जाएं, ये I1R वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाएं, तो ये कितना हो जाएगा 5I1, ये कितना हो जाएगा प्लस 4I2, और ये -10 और ये +6, -10 + 6 इज इक्वल्स टू -10 + 6 इज इक्वल्स टू -4। तो हम यहां पे क्या लिखे, -4। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिल गया है। अब आगे हम इसी तरह से जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं, सॉरी वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं दूसरे किसी लूप के लिए। अब वो लूप कौन सा लिया जाए, एक हमारे पास राइट साइड वाला लूप है, एक इंटायर लूप है। हम लूप का सिलेक्शन करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी अननोन हैं वो सारे के सारे हमारे लूप्स के सिलेक्शन के बाद हो जाए। तो यहां हमने पहले तो देखा कि I1 और I2 दोनों आ गए, दो अननोन ही थे, दोनों आ गए। अब हमारे पास दो अननोन है, इसलिए तीसरा एक और इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन डिफाइन करने के लिए हम इस लूप में से कोई भी पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम पोर्शन A, Q, S, B, A सेलेक्ट करते हैं। सो देन फॉर लूप A के बाद Q से हम गए S पे, S से B से A, ये हो गया, लूप लिया। अब इस लूप में जैसे हमने लिखा है वैसे ट्रेवर्स करके देखते हैं। तो सबसे पहले A से Q पे जा रहे हैं, करंट कितना है I1 - I2, I1 - I2, और रेजिस्टेंस कितना इससे इनकाउंटर हो रहा है 10 ओम का। और इसका साइन क्या होगा बच्चों, मुझे बताओ। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है या अपोजिट, सेम है। सेम होने पे क्या साइन यूज करना है, नेगेटिव साइन यूज करना है। तो यहां क्या यूज कर लिए, माइनस। हम कहां आ गए, Q पे। अब कहां चलना है, Q से S पे चलना है। Q से S, डायरेक्शन ऑफ करंट Q से S है। फिलहाल यहां पे इनकाउंटर क्या हो रहा है हमसे, सेल इनकाउंटर। सेल का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर हुआ तो क्या लगा दें, नेगेटिव। वैल्यू कितनी है 8। अब हम कहां आ गए, S पे। S से B के बीच में कोई भी सोर्स और लोड नहीं है। फिर B से हम कहां जा रहे हैं, A पे। क्या इनकाउंटर हो रहा है, रेजिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है या सेम है ट्रेवर्सिंग के। तो हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट A से B की तरफ आ रहा है, ट्रेवर्स किधर कर रहे हैं, B से A की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। और रेजिस्टेंस से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 4, और करंट कितना पास हो रही है, I2। ठीक है, देयर आफ्टर हम यहां से पहुंचे और आगे क्या आया, हमसे इनकाउंटर हुआ सेल। सेल में कौन सा टर्मिनल इनकाउंटर हुआ, नेगेटिव। इसलिए साइन क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। वैल्यू कितनी, 10 वोल्ट की। और उसके बाद फिर आगे बढ़े और हम कहां पहुंच गए, A पे, और हमारा लूप कंप्लीट हो गया। इसलिए हमने क्या साइन यूज कर, इक्वल्स टू कितना कर लिया, 0, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नाउ अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से कितना हो जाएगा, -10 I1 + 10 I2, और ये ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू मिलेगी 2 - 8 + 10 एंड देयर आफ्टर 4 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको इधर कर लेते हैं और हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 I1 + 4 I2, तो वैल्यू हो गई -6 I1, फिर +10 I2 एंड इक्वल्स टू -2। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके, कैलकुलेशन करके हम क्या पता कर सकते हैं। ये हमें सिंपल मैथ्स लगानी है और हमें सॉल्व करके रखना है I1 और I2 की वैल्यू। तो अगर हम यहां पे I1 की वैल्यू सॉल्व करें, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है I1 और I2 का, तो वो हम सॉल्व करके यहां पे देख लेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो करेंगे, और I1 की वैल्यू -0.43 एम्पियर है और I2 की वैल्यू -0.46। अब अगर ऐसी कंडीशन है बच्चों कि हमारा करंट की वैल्यू जो आई है वो नेगेटिव है, इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब हमने जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम करी है वो डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को हमको रिवर्स कर देना है। तो I2 की डायरेक्शन फ्रॉम P to A हमने ले रखा है और इस डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे फ्रॉम A to P। ये हो गया। सिमिलरली I2 की जो डायरेक्शन है वो I2 की साइन भी नेगेटिव है, इसका मतलब यहां भी जो कंसीडर किया है वो कैसा है, वो ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम B to A। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि ब्रांचेस में करंट कितने जाएंगे, और यहाँ पे I1 और ये I2 है जिसके कारण I1 - I2 को हम लोग इस ब्रांच में कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल हमारा प्रॉब्लम था
कि ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोग किरचॉफ्स के एप्लीकेशन में करंट निकालने सीख गए कि कैसे हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। अब ये जानना है कि हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में ये बोला गया है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों देखते हैं हम लोगों को, हम बड़े सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो है कुछ ऐसा कि हमने सबसे पहले कंसीडर किया कि इस जगह का पोटेंशियल है वी ए, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज वी ए एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज वी बी। सो हमने इस पॉइंट को लिख लिया यहाँ पे, पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या है वी ए, और हमने क्या लिखा वी ए। देयर आफ्टर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे की तरफ मूव किए टुवर्ड्स बी, और हमसे क्या इनकाउंटर हुआ, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए हमने माइनस साइन पुट किया और यहाँ क्या लिखा 10 वोल्ट। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अब हम क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस इनकाउंटर हो रहा है, और रेजिस्टेंस पे हमारे ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन और करंट फ्लो होने की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, उल्टा है, जिसके कारण हम साइन यूज करेंगे प्लस, और करंट की वैल्यू I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, जो वैल्यू है उसको लिख लिए, और उसके बाद हम कहाँ पहुँचाए, जिस पॉइंट पे पहुँचाए उसकी पोटेंशियल यहाँ लिख लिए। तो ये तरीका है, हमने क्या किया, देखो हमें निकालना था ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम शुरुआत किए ए से, और मैंने अज्यूम किया कि द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट ए इज वी ए। उसके बाद हम ए से बी की तरफ मूव किए, और हमने देखा हमारे पास क्या इनकाउंटर होता है, सेल इनकाउंटर होता है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, जिसके कारण क्या साइन यूज कर लिया माइनस, और सेल की मैग्नीट्यूड लिख दी 10 वोल्ट। फिर आगे बढ़े तो आगे रेजिस्टेंस इनकाउंटर हुआ, 4 ओम का रेजिस्टेंस था, करंट पास हो रही है I2, 4 ओम का रेजिस्टेंस, करंट पास हो रही है I2, तो 4I2। बट हमारे ट्रैवर्सिंग के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा था, इसलिए प्लस लिख लिया। और उसके बाद हम कहां पहुंचाए, पॉइंट बी पे, इसलिए इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ वी बी लिख लिया। नाउ हमें चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी, तो हम इसको उधर ले, तो वी ए माइनस वी बी, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, हमारे प्रॉब्लम में था ए और बी के बीच में, बट इस तरह से हम किसी दो टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीबी को उधर किया तो इस वैल्यू को इधर लेंगे, और इस वैल्यू को इधर लेंगे तो 10 माइनस 4I2 होगा, और I2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रखे हैं। I2 की डायरेक्शन अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे I2 की वैल्यू आई है माइनस, और माइनस के कारण हमने डायरेक्शन को इंटरचेंज कर लिया है, माइनस के बेसिस पे हमने डायरेक्शन को इंटरचेंज कर लिया है। तो हमारे पास I2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 0.46। हम फिर से माइनस नहीं पुट करेंगे, क्योंकि माइनस का क्या एक्शन है, माइनस क्या कर रहा है हमारे करंट के डायरेक्शन के साथ, वो हमने कर रखा है। इसलिए हमने सीधे क्या किया, I2 की मैग्नीट्यूड को उठा के यहां पे रखा, और I2 की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है बच्चों, 10 माइनस I2 की मैग्नीट्यूड 0.46। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। सॉल्व करा जाए तो 10 माइनस 24 कैरी 2 16 1, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 8.16 का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आया है ए बी के बीच में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम आसानी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड। तो ये हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा जो किरचॉफ लॉ पे बेस्ड था। अब आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे धीरे धीरे। ये तो एग्जांपल थोड़ा सिंपल था, इसके बाद हम थोड़ा से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल पे जाएंगे और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।